गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जो भी जैसे देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो इस वीडियो को आप मिनिमम 1.5x की स्पीड पे देखेंगे, मिनिमम है। तो वीडियो शुरू होते ही आप अपने प्लेयर पे इसको 1.5x स्पीड पे कर लीजिएगा। सेकंड बात है, आज आपको कवर करा रहा हूं पेमेंट ऑफ टैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है अमेंडमेंट्स हैं, और वो भी कौन से स्टैट्यूटरी अपडेट से। और सबसे पहले उन अमेंडमेंट्स को कवर करा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके बेस पे न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और हर एक वर्ड को क्या करूंगा, जूस निकाल के बताऊंगा, हर एक वर्ड का जूस निकाल के बताऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर किसके है, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। तो इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन बना लेता हूं। तो डिपार्टमेंट से हमने पूछा कि डिपार्टमेंट जैसे कि मान लीजिए हमारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी जो भी क्या बन रही है, ग्रॉस लायबिलिटी बन रही है, उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है कितने की, 9 लाख रुपीस की। ओके, और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कौन से मंथ का है, ये हमारी जैन मंथ की क्या है, लायबिलिटी है। हमने डिपार्टमेंट से पूछा। फिर हमने डिपार्टमेंट से ये भी कहा कि हमारे पास तो ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस भी पड़ा है। तो ये हमारा रहा ई क्रेडिट लेजर का क्या है, बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं कौन सा बैलेंस, हमारे आईटीसी का क्या है, बैलेंस है। तो जो आईटीसी का हमारे पास में क्या पड़ा हुआ था, बैलेंस पड़ा हुआ था, आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था 7 लाख कितने का, 75,000 का। 7 लाख कितने का है, 75,000 का है। इसका मतलब है हमको कितना, हमको 1,25,000 पे करना था, किससे, ई कैश से पे करना था। ठीक है ना, ई कैश लेजर से हमको पे करना क्या था, रिक्वायर्ड था। ठीक है, लाइबिलिटी 9 लाख की थी, ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था और ई कैश से हमको 1,25,000 का क्या करना था, पेमेंट करना था। तो अब हम चलते हैं, अब क्या हुआ, अब हमने कहा सब हुआ एक्चुअली ये है कि ये जैन मंथ का जो रिटर्न हमको फेब में क्या करना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है। लॉ के हिसाब से तो 20th समझ लीजिए, और एट प्रेजेंट इन्होंने डेट क्या कर रखी है, कुछ स्टेट के अंदर 22 कर रखी है और कुछ स्टेट के अंदर इन्होंने 24 कर रखी है। तो हमको हमारा रिटर्न क्या करना था, फाइल करना था, GSTR कौन सा है, 3B। ये हमारी रिटर्न फाइल करने की क्या हो गई है, ड्यू डेट हो गई है। ओके ठीक है, ये बात भी हमने डिपार्टमेंट को समझा दी कि ये ड्यू डेट है। इसके बाद में हमने डिपार्टमेंट को क्वेश्चन समझाया कि एक्चुअली हुआ क्या है, हमने हमारा रिटर्न बी लेटेड क्या करा है, फाइलिंग करी है। ठीक है ना, बी लेटेड फाइलिंग ऑफ क्या करा है, बी लेटेड फाइलिंग ऑफ हमने हमारी क्या करी है, रिटर्न करी है। और अपने एग्जाम्पल में हम ले रहे थे GSTR कौन सा है, 3B, इसकी बी लेटेड हमने फाइलिंग करी है। ओके, अब हमने इसमें क्या बनाया, डिपार्टमेंट को हमने कहा मान लीजिए हमने इसमें क्या बनाए हैं, 2 केसेस बनाए हैं। और 2 केसेस तो ये है कि 2 केसेस ये है कि हमने बिलेटेड फाइल करा और जो हमारी लायबिलिटी थी, जो हमारी जैन मंथ की लायबिलिटी, जैन मंथ लायबिलिटी थी, जैन मंथ या फिर जैन मंथ ही, चलो हमने मंथ से क्वेश्चन करा है तो हम इसको किससे कर लेते हैं, मंथ से ही कर लेते हैं। तो जैन मंथ की जो हमारी लायबिलिटी थी, ओके, ये हमारी क्या थी, लायबिलिटी थी, उसको बेसिकली अच्छा वर्ड बोल सकते हैं, जो भी हमारी टैक्स पीरियड की लायबिलिटी थी, ठीक है, उस लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उस लायबिलिटी को हमने डिक्लेयर कर दिया है इन किसमें, रिटर्न में। रिटर्न में हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया ऑफ किसके, सेम टैक्स पीरियड के, सेम टैक्स पीरियड के, जिस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी थी। अब वो टैक्स पीरियड हमारा मंथ था या फिर टैक्स पीरियड हमारा कौन सा था, क्वार्टरली था, जैसा भी था, तो हमने उसके सेम टैक्स पीरियड में उसकी लायबिलिटी को क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है ना, 2 हालांकि 2 क्या है, फाइल्ड क्या है, बिलेटेड है। हमने रिटर्न भली बिलेटेड क्या करा है, फाइल करा है, लेकिन लायबिलिटी हमने सेम टैक्स पीरियड में ही क्या कर दी है, शो कर दी है। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं कि हमारी कोई टैक्स पीरियड की क्या थी, लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इन किसमें, सब्सिक्वेंट, उसके क्या है, सब्सिक्वेंट जो भी हमारा कौन सा है, टैक्स पीरियड है, सब्सिक्वेंट क्या है, टैक्स पीरियड के, सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के किसमें, रिटर्न के अंदर। तो जब सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का हमने रिटर्न फाइल करा, एग्जांपल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का जब हमने क्या करा, फाइल करा, उसके अंदर हमने उसको लायबिलिटी को क्या करा, शो करा है। अब हमारा डिपार्टमेंट से क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी,
ये लिखा हमने क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ जो क्या होगी, इंटरेस्ट होगी, एट द रेट ऑफ कितने से होती है, 18% पर एनम की रेट से जो होती है, उसकी कंप्यूटेशन जो होगी वो कौन से अमाउंट पे होगी, क्या वो हमारे इस अमाउंट पे होगी या फिर हमारी जो लायबिलिटी है 9 लाख के क्या होगी, अमाउंट पे होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने हमको दिया है, उसको उन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। और उसके लिए रूल, नया रूल इन्होंने क्या करा है, फ्रेम करा है। ठीक है, ये आंसर इन्होंने दिया है सेक्शन 50 और सब सेक्शन किसमें, 1 में दिया है। और यहां पर ये बोलते हैं, ठीक है ना, इन केसेस, ये उस केस की बात कर रहे हैं वेयर द सप्लाई, सप्लाईज का मैं जूस निकाल दूं तो सप्लाई से ही हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। सप्लाईज का जूस निकाल दूं तो इस वर्ड को चबाओगे तो सप्लाई हमारी कौन सी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। ओके, जो भी आपने टैक्स पीरियड के अंदर, टैक्स पीरियड का जूस निकाल दो तो टैक्स पीरियड हमारा क्या हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और टैक्स पीरियड हमारा कौन सा हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। और जूस निकालू तो क्वार्टरली होता है किसका, QRMP वालों का। तो जो भी हमारा क्या है टैक्स पीरियड है, उसमें जो भी हमने सप्लाई करी है, उस सप्लाई को हमने क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। इस डिक्लेयर्ड वर्क का जूस निकालू तो डिक्लेयर करनी पड़ती है हमको हमारे किसके अंदर, रिटर्न के अंदर। ठीक है, रिटर्न वर्ड का जूस निकालू तो ये रिटर्न हो सकता है, जैसे हमारा GSTR कौन सा हो गया, 3B हो गया। वैसे NRTP वालों का तो GSTR कौन सा होता है, 5B होता है। ठीक है ना, उनका क्या होता है, 5B होता है। तो जिसका जो भी है हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। किसने करा, बाई द कौन सा है, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का जूस निकालें तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, फाइलिंग ऑफ क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। और जूस निकालू तो रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है, सेक्शन 39 हो जाता है। जूस निकाल दिया, रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न, ठीक है ना, फॉर द कौन सा है, सेड टैक्स पीरियड, फॉर द सेड टैक्स पीरियड। इसका मैं जूस निकाल दूं तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जो सप्लाईज थी, अगर आपकी जो सप्लाई थी, मान लीजिए वो टैक्स पीरियड कौन सा था, जैन का टैक्स पीरियड था, और उसको आपने फिर क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। उस लायबिलिटी को आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। जूस निकलता है कहां डिक्लेयर करा, आपने रिटर्न में डिक्लेयर करा। और रिटर्न कौन सा, जैन मंथ के रिटर्न में ही क्या करा, डिक्लेयर कर दिया। तो जिस टैक्स पीरियड की क्या थी, सप्लाई थी, आपने उसी के रिटर्न में उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसी में क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और वो रिटर्न आपने क्या करा, फर्निश्ड करा आफ्टर द क्या है, ड्यू डेट। तो इसका भी मैं जूस निकाल दूं तो आफ्टर द ड्यू डेट का मतलब, जैसे अपने एग्जांपल में ड्यू डेट मान लीजिए क्या थी, 20th ऑफ फेब थी, मान लीजिए 22nd ऑफ क्या थी, फेब थी, या फिर 24th ऑफ क्या थी, फेब थी। तो आपकी जो भी क्या थी, ड्यू डेट थी, उसके बाद में आपने उसकी क्या करी है, रिटर्न की फाइलिंग करी है। मतलब लॉ का लेके चलें तो लॉ में ओरिजिनल डेट 20 थी, लेकिन एट प्रेजेंट अभी क्या चल रही है, सम स्टेट के अंदर 22 और सम स्टेट के अंदर 24, जैसे मेरे स्टेट में चल रही है 24। इसके बाद में मैंने रिटर्न फाइल करा, लेकिन सप्लाई जिस टैक्स पीरियड की थी, उसी टैक्स पीरियड के रिटर्न में मैंने उस सप्लाई को क्या करा, डिक्लेयर करा। बस फाइलिंग उस रिटर्न की मैंने क्या करी है, ड्यू डेट के क्या करी है, बाद में करी है। ड्यू डेट के क्या करी है, बाद में करी है। तो अब यहां पर बोलते हैं, अब क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। मैं इंटरेस्ट वर्ड का जूस निकाल दूं तो इंटरेस्ट होगा 50 सबसेक्शन कौन सा है, 1। जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप क्या करोगे, डिलेड, जब भी आप क्या करोगे, ये लीजिए जूस निकाल रहा हूं आपके लिए, कि जब भी आप डिलेड पेमेंट ऑफ क्या करोगे, टैक्स करोगे। किसका, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की बात कर रहा हूं। सिर्फ टैक्स का डिलेड पेमेंट करने पे 50 सबसेक्शन 1 में कहता है क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और एट द रेट ऑफ क्या लगेगा, 18% क्या लगेगा, पर एनम लगेगा। और जूस निकाल देता हूं तो कब से लगेगा, जो भी आपका क्या होगा, फॉलोइंग डे होगा। जूस निकाल रहा हूं, क्या होगा, फॉलोइंग डे होगा, अगला दिन। अगला दिन का जूस निकाल देता हूं तो अगला दिन कौन सा, तो जो भी आपकी क्या है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट कौन से, सेक्शन 39 से रिटर्न फाइल करने की, उससे फॉलोइंग डे से। और ऑब्वियसली बात है, टिल कब तक चलेगा, तो टिल चलेगा कौन से, पेमेंट ऑफ किससे, टैक्स तक, 18% पर एनम की रेट से। तो जूस निकाल दिया। तो इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, टैक्स पेबल, जो आपने डिलेड पेमेंट करा है। ठीक है, शैल बी कैलकुलेटेड, उसकी आप कैलकुलेशन करोगे ना, जितना भी टैक्स है 18% क्या है, पर एनम है। ओके, और जितनी भी डेज की क्या हुई है, डिले हुई है, डिवाइडेड बाई 365 डेज, या लीप ईयर में 366 डेज, ऐसे जो कैलकुलेशन करोगे, वो कैलकुलेट करोगे कौन से अमाउंट पे, पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाई डेबिटिंग, डेबिट
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो इसका भी जूस क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं। तो देखिए ई कैश लेजर होता है, ई कैश लेजर। तो ई कैश लेजर में जब आप क्या करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो जी, जब ई कैश लेजर में डिपॉजिट करवाते हो तब तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है। और जब आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो किसमें, पेमेंट ऑफ टैक्स में, ठीक है ना, या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स में या इंटरेस्ट में या लेट फी के अंदर, पेनल्टी में या अदर ड्यूज में, कैसे भी, तो वो क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट लगेगा उस पोर्शन ऑफ टैक्स पे, पोर्शन ऑफ टैक्स मतलब पूरे 9 लाख पे नहीं लगेगा। लायबिलिटी 9 लाख की थी तो 9 लाख पे नहीं लगेगा, 9 लाख के उस हिस्से पे लगेगा जितना आपने डेबिट करके पे करा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो अपने एग्जांपल में क्या है, 1,25,000 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अपना जो एग्जांपल था ना, ठीक है, ये कब होगा, जिस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी है, मतलब जिस टैक्स पीरियड में आपने क्या करी है, सप्लाई करी है, अगर आपने उस सप्लाई को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया उसी टैक्स पीरियड के किसके अंदर, रिटर्न के अंदर, हालांकि आपने फाइल क्या करा, लेट करा है, तो अब जो आपकी 50 सबसेक्शन 1 से इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी वो ऐसे होगी, पूरे टैक्स अमाउंट पे नहीं लगेगा, टैक्स अमाउंट का वो पोर्शन, तो ये टैक्स अमाउंट का क्या हो गया, पोर्शन हो गया। रेट होगी 18% कौन सी, पर एनम वाली, और जितनी भी डेज की क्या हुई है, डिले हुई है, जितनी भी डेज की क्या हुई है, डिले हुई है, डिवाइडेड बाई 365 या 366 डेज जितना भी है, और ये हमारी इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी, कंप्यूटेशन हो जाएगी। ये हमारी इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी, कंप्यूटेशन हो जाएगी। तो ये हमने यहां पर आपके लिए क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया, ठीक है ना। और पढ़ लेते हैं हम, और जूस निकाल देते हैं। इन क्या है, ऑल अदर क्या है, केसेस। इस ऑल अदर केसेस का भी मैं क्या निकालू, वर्ड का जूस निकालू। तो इसका जूस ये है कि मान लीजिए वो सप्लाई जो थी, ठीक है ना, वो जो क्या थी, सप्लाईज जो थी, वो सप्लाई थी कौन से मंथ की, जैन मंथ की। फिर आपने उस सप्लाई को क्या करा, डिक्लेयर करा, लेकिन डिक्लेयर करा है आपने उसको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की रिटर्न में। सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का मतलब हो सकता है फेब के रिटर्न में, हो सकता है मार्च के रिटर्न में, अप्रैल के रिटर्न में, मई के रिटर्न में, जून के रिटर्न में, जुलाई के रिटर्न में, अगस्त के रिटर्न में, इस तरह से। मतलब जैन मंथ के रिटर्न में आपने उसको, जैन मंथ के रिटर्न में आपने उस लायबिलिटी को नहीं बताया, आपने उसको सब्सिक्वेंट मंथ की क्या बताया है, लायबिलिटी में बताया, मतलब उस मंथ की लायबिलिटी में नहीं बताया है। तो अब यहां पर हम जूस निकालते हैं। तो ये हमको जूस क्या कहते हैं, जो इंटरेस्ट जो क्या होगा, पेबल होगा 50 सबसेक्शन 1। 50 सबसेक्शन 1 यही होता है कि जब आप क्या करते हो, डिलेड क्या करते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, डिलेड पेमेंट ऑफ क्या करते हो, टैक्स करते हो। तो इंटरेस्ट जो होता है 50 सबसेक्शन 1 में, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेटेड होगा उस अमाउंट ऑफ किस पे, टैक्स पे, टैक्स के अमाउंट पे होता है, क्योंकि डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट होता है 50 सबसेक्शन 1 में। विच रिमेन्स क्या है, अनपेड है, विच रिमेन्स क्या है, अनपेड है, मतलब पूरे पूरे पोर्शन पे लगेगा, इस 9 लाख के पोर्शन पे नहीं लगेगा, फिर पूरे पे लगेगा, 9 लाख पे लगेगा, 9 लाख पे लगेगा, 18% पर एनम की रेट से लगेगा, जितने भी डेज की क्या हुई है, डिले हुई है, डिवाइडेड बाई 365 या 366 क्या हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे, इस तरह से लगेगा। अगर आपने उसको सेम टैक्स पीरियड के रिटर्न में क्या नहीं करा, आपने उस सप्लाई को डिक्लेयर नहीं करा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके पूरे ग्रॉस अमाउंट पे जितनी भी लायबिलिटी है ना, पूरे अमाउंट पे क्या लगेगा, आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इस वाले केस में अगर मैं कंप्यूटेशन करके बताऊं तो 9 लाख पे लगेगा, 18% की क्या होगी, रेट होगी, और जितनी भी डेज की क्या होगी, डिले होगी, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 365 या 366 क्या होगा, डेज होगा। इस तरह से इंटरेस्ट की क्या होगी, कंप्यूटेशन होगी। जूस निकाल रहे थे हम किसका, 50 सबसेक्शन किसका, 1 का, 50 सबसेक्शन किसका है, 1 का। ओके, तो कब से लगेगा, ऑब्वियसली बात है जो ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से। तो इंटरेस्ट का मीटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपकी क्या थी, ड्यू डेट थी, वैसे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ही पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है, तो उसके अगले दिन से ही, उसके क्या है, अगले दिन से। ओके, तो उसके अगले दिन से क्या हो जाएगा, मीटर चालू हो जाएगा। और टिल कब तक चलेगा, जब तक हम उसका क्या नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, तो जिस दिन हमको पे करना क्या हो गया था, ड्यू हो गया था, उसके हमारे दिन से क्या होगा, इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाए। तो यस, ये हमने अभी क्या निकाल लिया था, जूस निकाल लिया था। अब देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने सेम टैक्स पीरियड की रिटर्न के अंदर, मतलब ये सप्लाई जैन मंथ की थी, तो जैन मंथ के रिटर्न में ही हमने उसको क्या करा, डिक्लेयर करा। लेकिन ये जो हमने क्या करा है, डिक्लेयर करा है ना, ये कब, जब हम लपेटे में आ गए थे। लपेटे का आने का मतलब है
कि हमारे पे प्रोसीडिंग जो होती है ना, वो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई थी, इनिशिएट हो गई थी, इंस्टीट्यूट हो गई थी। तो ये होने के बाद में मैंने रिटर्न क्या करा, फाइल करा। आफ्टर क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ क्या है, प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग कौन सी होती है हमारे जीएसटी में, 73, 74। तो जैसे पहले ईमानदार किसको मानते थे, ईमानदार वो जो चोरी नहीं करता, और आज के समय में ईमानदार किसको मानते हैं, कि जिसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। अब ये बेसिकली क्या गए, लपेटे में आ चुके हैं। इन पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई। प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद में इन्होंने जैन मंथ का रिटर्न फाइल करा, और जैन मंथ के रिटर्न में जैन टैक्स पीरियड की लायबिलिटी को इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो फिर उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट होगा उसकी कंप्यूटेशन कौन से अमाउंट पे होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये यहां पर बोल रहे हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है ई कैश वाले 1,25,000 पे इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन नहीं होगी। वेयर, जहां पर रिटर्न इज फर्निश्ड, आपने रिटर्न फर्निश करा है और उसी रिटर्न के अंदर सेम टैक्स पीरियड की लायबिलिटी को भी क्या करा, डिक्लेयर करा। लेकिन ये रिटर्न फर्निश करा कब, आफ्टर, बाद में कमेंसमेंट, इंस्टीट्यूट होने के बाद में, शुरू होने के बाद में, क्या आपकी प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद में आपने जो क्या करा, रिटर्न फाइल करा। उस रिटर्न के अंदर आपने सेम टैक्स पीरियड की लायबिलिटी बता दी, लेकिन कब फाइल करा, आफ्टर करा। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, चाहे वो 73 की हो, चाहे वो कौन सी हो, 74 की हो, तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन क्या होगी, ऐसे होगी। उसकी कंप्यूटेशन क्या होगी, ऐसे होगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये केस तो, एक तो ये वाला केस हो गया कि जहां पर आपने सेम टैक्स पीरियड की रिटर्न में नहीं बताई, और या फिर आपने सेम टैक्स पीरियड के में बताई तो है, लेकिन आफ्टर कौन सा है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब लपेटे में आने के बाद में रिटर्न क्या कर रहे हो, मजबूरी में फाइल कर रहे हो। तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्या हुआ, प्रोसीडिंग हुआ। तो प्रोसीडिंग कमेंस होने के बाद में आपने रिटर्न क्या करा, फर्निश करा, और सेम रिटर्न के अंदर सेम टैक्स पीरियड की लायबिलिटी बताई। तो उस केस में ब्याज की कंप्यूटेशन आपकी ग्रॉस लायबिलिटी पे होगी। ये रही आपकी कौन सी लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी, जितने समय की क्या हुई, डिले हुई, और डिवाइडेड बाई डेज। इसका मतलब है आपके ई कैश वाले पोर्शन पे, मतलब लायबिलिटी का वो वाला पोर्शन जो आपने ई कैश से पे कर रहे हो, उस पे इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन तभी होगी जब आपने सेम टैक्स पीरियड की लायबिलिटी को सेम टैक्स पीरियड के रिटर्न में क्या कर दी हो, डिक्लेयर कर दी हो। ठीक है ना, क्या कर दी हो, डिक्लेयर कर दी हो। और प्लस एक और कर देता हूं, ठीक है ना, और ये आपने कर दी हो बिफोर कौन सा, ये बिफोर आपने कर दी हो कमेंसमेंट ऑफ, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्या है, प्रोसीडिंग। ठीक है ना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 या 74। तो ये होने से पहले ईमानदारी से आपने रिटर्न फाइल करा, और ईमानदारी से आपने उसी टैक्स पीरियड की लायबिलिटी को क्या करा, डिक्लेयर करा, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और ब्याज आपके लगेगा सिर्फ ई कैश वाले अमाउंट पे। एल्स अगर नहीं तो फिर क्या होगा, लपेटे में आने के बाद में रिटर्न फाइल करोगे, या फिर सब्सिक्वेंट रिटर्न के अंदर लायबिलिटी डिक्लेयर करोगे, तो एंटायर ग्रॉस लायबिलिटी पे आपको ब्याज की क्या करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल जैसा जो हो सकता था, वो हमने यहां पर पूरा आपके लिए क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं और क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। एग्जाम में ये भी आ सकेगा, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जूस निकाल रहा हूं 50 और सबसेक्शन कौन सा है, 3 का। ठीक है ना, 50 सबसेक्शन 3 का जूस निकालता हूं। तो 50 सबसेक्शन 3 का इंटरेस्ट तब लगता है जब आईटीसी आपने, ठीक है ना, जूस निकलता है जब आईटीसी को आपने रॉन्गली, ठीक है ना, रॉन्गली अवेल्ड भी करा हो। अवेल्ड का जूस निकाल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लॉक्ड आईटीसी ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया, ब्लॉक्ड आईटीसी क्या कर लिया, ले लिया, तो ये रॉन्गली क्या हो गया, अवेल्ड हो गया। और खास बात है, ब्याज तब लगेगा जब आप उसको रॉन्गली अवेल्ड करके क्या करोगे, यूटिलाइज भी करोगे। सिर्फ अवेल्ड करने से ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज तब लगेगा जब आप उसको क्या करोगे, यूटिलाइज भी कर लोगे, तो क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। उसके लिए बना दिया गया 50 सबसेक्शन 3। तो ये बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्या लिया हो, रॉन्गली लिया हो। ठीक है ना, जैसे रॉन्गली मतलब सेक्शन 16 के अंदर क्या थी, कंडीशंस थी। सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए था, क्लॉज डबल ए था, क्लॉज बी था, क्लॉज बी ए था, क्लॉज सी था, क्लॉज क्या था, डी था। तो इसके क्या थे, प्रोवाइजोस भी थे, कंडीशंस थी। या फिर आपने क्या ले लिया, ब्लॉक्ड आईटीसी भी ले लिया, तो आपने रॉन्गली क्या कर लिया, अवेल कर लिया। ब्याज तभी लगेगा जब अवेल करने के साथ आप उसको क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। तो आपने उस इंटरेस्ट, आपने उस आईटीसी को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया।
रजिस्टर पर्सन का जूस निकाल दूं तो ऑब्वियसली बात है आईटीसी सिर्फ किसको मिलता है, रजिस्टर पर्सन को ही मिलता है, तो उसी की बात करेंगे। अब आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। आप यूटिलाइज कर लोगे रॉन्ग अवेल आईटीसी को तो आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और उस ब्याज की जो रेट होगी वो मैक्सिमम है, नॉट एक्सीडिंग कितनी है 24%। जूस निकाल देता हूं तो अभी नोटिफिकेशन से इन्होंने कितनी कर रखी है, 18% ही कर रखी है। कितने अमाउंट पे लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है तो जितना आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, जो आईटीसी आपका रॉन्गली अवेल्ड प्लस क्या था, यूटिलाइज था, ओके, उतना पे क्या लगेगा, आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे होगी, तो वो इन्होंने कहा हम रूल बताएंगे, और रूल का जूस निकाल देता हूं। वो रूल है आपके लिए कौन सा, 88 कौन सा है, बी, जहां आपने आईटीसी क्या करा था, ना सिर्फ आपने रॉन्गली क्या करा था, अवेल्ड करा था, और साथ में उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया है। तो 50 सबसेक्शन 3 ने तो आपको रेट बता दी थी, मैक्सिमम कितनी, 24, और एट प्रेजेंट नोटिफिकेशन से कितनी है, 18। और इस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कब से लेकर कब तक होगी, उसकी इन्होंने कहा है, हमने उसका रूल कौन सा बनाया है, 88 कौन सा, बी बनाया है। तो आइए उसका अब हम क्या निकाल देते हैं, जूस क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो जूस हम निकाल रहे हैं। सेक्शन कौन सा है, 50, सब सेक्शन कौन सा है, 3 है, जहां आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड ही नहीं, साथ में आपने उसको क्या कर लिया था, यूटिलाइज भी कर लिया था। तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, लगेगा 18% पर एनम की रेट से लगेगा। और कब तक लगेगा, जब तक आप वापिस से उसका रिवर्सल नहीं कर देते, या फिर तो रिवर्सल नहीं कर देते, रिवर्सल कैसे करोगे, डेबिट एंट्री करके आपकी ई क्रेडिट लेजर के अंदर क्या कर दो, ठीक है ना, ई क्रेडिट लेजर के अंदर क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, डेबिट कर दो। या फिर बैलेंस नहीं है तो क्या करके करो, पेमेंट ऑफ टैक्स करके करो। तो जब तक आप डेबिट नहीं कर देते हो, रिवर्सल नहीं कर देते हो, या फिर आपने जितना भी रॉन्गली क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, पेमेंट नहीं कर देते हो, तब तक ब्याज का क्या चलेगा, मीटर चलेगा। तब तक ब्याज का मीटर चलेगा। कब से चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है। कौन से अमाउंट पे चलेगा, मेरी बात ध्यान से सुने। मान लीजिए आपने आईटीसी लिया था रॉन्गली, आपने रॉन्गली तो क्या करा था, अवेल्ड करा था आईटीसी को, और रॉन्गली अवेल्ड था आपका कितना, 7 लाख, और आपने उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है ना, आपने उसको क्या करा, यूटिलाइज करा। इसमें से मान लीजिए अभी आपने यूटिलाइज करा है कितने का, 2,25,000 यूटिलाइज कर लिया, तो ब्याज 2,25,000 पे ही लगेगा। ठीक है ना, रॉन्गली अवेल्ड 7 लाख है, लेकिन ब्याज कितने पे लगेगा, जितना आपने उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। एंटायर पे नहीं लगेगा, यूटिलाइज कर लिया उस पे ब्याज लगेगा। ठीक है ना, उस पे ब्याज लगेगा। आइए अब इसके लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला है, न्यूमेरिकल आ सकता है, और रूल 88B का क्या निकाल रहे हैं, जूस निकाल रहे हैं, रिमूवल ऑफ क्या कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। तो ये जो आपका इनपुट टैक्स मतलब 16 की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करा, हम उसको कंस्टिट्यूट शैल बी यूटिलाइज। अब वो कब हो जाएगा, यूटिलाइज कब मान लेंगे, जब जो क्या था, बैलेंस जो था आपके, क्या था, बैलेंस जो था किसका, रॉन्गली अवेल्ड का। तो रॉन्गली अवेल्ड आपने कितना लिया था, 7 लाख लिया था। तो जैसे ही ये बैलेंस 7 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी आपका क्या है, बैलेंस है, बैलेंस का जूस निकालता हूं। बैलेंस कहां पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है ना, फॉल्स क्या हो जाए, बिलो हो जाए, कम हो जाए। किससे कम हो जाए, जितना भी आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल्ड करा था। तो जैसे ही आपका बैलेंस 7 लाख से कम हो जाएगा, हम मान लेंगे कि आपने उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है ना, जैसे रॉन्गली अवेल्ड आपका मान लीजिए 7 लाख है, और अभी आपके पास में आईटीसी का बैलेंस कितना पड़ा है, 11 लाख पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है हम इसको क्या नहीं मानेंगे, यूटिलाइज नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही आपका बैलेंस मान लीजिए 4 लाख कितना हो गया, 75,000 हो गया। इसका मतलब है रॉन्गली अवेल्ड कितना था, 7 लाख था, 7 लाख से कम कितना हो गया, 2,25,000 क्या हो गया, कम हो गया। अब हम मान लेंगे कि आपने उसको रॉन्गली अवेल्ड करके क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। और कितना यूटिलाइज कर लिया, जितना बैलेंस आपने 7 लाख का बैलेंस जितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 2,25,000 कम हो गया। तो रॉन्गली अवेल्ड कितना था, 7 लाख था, और आज बैलेंस कितना है, 4,75,000 है। अब मान लिया जाएगा कि आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है, किसको, रॉन्गली अवेल्ड वाले को। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल के रिमूवल ऑफ क्या करा है, डाउट करा है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने कि कब मान लेंगे, जब बैलेंस, कौन सा बैलेंस, जूस निकल रहा था, ऑब्वियसली बात है ई क्रेडिट की बात करेंगे, आईटीसी वही होता है।
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, जितना आपने रॉन्गली अवेल करा था। तो जूस निकला था 7 लाख, जैसे 7 लाख बैलेंस आपका ई क्रेडिट लेजर का, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस 7 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम मान लेंगे उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। टू एंड दी एक्सटेंट, इसका जूस निकाल लेते हैं कि कितना मानोगे आपने इसको यूटिलाइज कर लिया। तो आज बैलेंस मेरे पास में 4,75,000 है, कितना मान लो यूटिलाइज कर लिया। तो ये कहते हैं टू द एक्सटेंट of such utilization of input tax credit shall be the amount by which balance in e-cash ledger, e-credit ledger falls below। कम हो गया है किससे, जितना आपने रॉन्गली अवेल करा था उससे जितना कम हो गया। तो हमारे केस में रॉन्गली अवेल 7 लाख था, अब उससे कितना कम हो चुका है बैलेंस, बैलेंस आपका 2,25,000 क्या हो गया, कम हो गया। तो इतने पे आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो एग्जाम में आने के बिल्कुल क्या है चांसेस हैं, बिल्कुल क्या है चांसेस हैं। अब इसका कब से ब्याज का मीटर कब से चालू होगा, तो देखिए एक बार बताइए, ये ई क्रेडिट लेजर जो होता है, ई क्रेडिट जो होता है मतलब आईटीसी जो होता है, इसको आप कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है सर, आईटीसी का यूटिलाइजेशन ओनली एंड ओनली किसके लिए होता है, फॉर पेमेंट ऑफ क्या होता है, आउटपुट टैक्स होता है। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट पे होता है। और आउटपुट टैक्स हमको कब पेमेंट करना पड़ता है, जब हम क्या करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, फाइल करते हैं। ठीक है ना, रिटर्न के साथ में हम क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इसको कब यूटिलाइज कर लिया, आपने इसको कब यूटिलाइज कर लिया, पेमेंट ऑफ टैक्स में यूटिलाइज करा होगा 2,25,000 को। कब यूटिलाइज कर लिया है, तो जब आपने अपना रिटर्न क्या करा, फाइल करा। अब इसमें सवाल बनता है, मान लो रिटर्न आपने, एक तो हो सकता है आपने ड्यू डेट पे फाइल कर दिया हो, एक हो सकता है ड्यू डेट के आपने क्या कर दिया हो, ड्यू डेट के क्या कर दिया हो, बिफोर आपने क्या कर दिया हो, फाइल कर दिया हो। और एक है आपने ड्यू डेट के क्या कर दिया हो, आफ्टर फाइल कर दिया हो। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन, इस 2,25,000 का यूटिलाइजेशन आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ही करा होगा। और आउटपुट टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, रिटर्न के साथ होता है। तो अब रिटर्न आपने क्या करा, ड्यू डेट ये रही, बिलो फाइल करा, आफ्टर फाइल करा, ब्याज का मीटर कब से क्या होगा, चालू होगा। तो ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा आपके किससे, रिटर्न अगर क्या हो गया, ड्यू टू बी फर्निश्ड है, कौन से सेक्शन 39 जूस निकाल देता हूं। जैसे मान लीजिए जीएसटीआर कौन सा हो गया, 3B हो गया, जीएसटीआर कौन सा हो गया, 3B हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू बी क्या है, फर्निश्ड है, आपका रिटर्न ड्यू टू बी फर्निश्ड है। तो उस दिन से, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ क्या है, फाइलिंग, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, विच एवर इज क्या होगा, अर्लियर होगा। तो मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है, मान लीजिए 20 है, 22 है और क्या है, 24 है। और मान लीजिए आपने एक्चुअल में फाइल करा था कौन सा, बी लेटेड फाइल करा था, आपने रिटर्न बी लेटेड फाइल करा। तो ब्याज का मीटर कब से चालू करेंगे, विच एवर इज अर्लियर से चालू करेंगे। भले आपने बी लेटेड फाइल करा, और बी लेटेड जब फाइल करा तब आपने इस 2,25,000 को क्या करा, यूटिलाइज करा। लेकिन इंटरेस्ट का मीटर ये कैसे चालू कर देंगे, विच एवर इज अर्लियर से चालू कर देंगे। तो भले आप ड्यू डेट पे फाइल कर लो, तो भी ब्याज का मीटर तो क्या होगा, ड्यू डेट से चालू हो जाएगा। और अगर आप ड्यू डेट के क्या करोगे, बाद में भी करोगे, तो भी ब्याज का मीटर आपके ड्यू डेट से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि कब से ब्याज का मीटर चालू होगा, उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन रिटर्न आपका क्या हुआ, ड्यू हो गया, क्या करने में, फर्निश करने में, और एक्चुअल डेट आपकी जो भी क्या थी, फाइलिंग थे। अब एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ड्यू टू हो गया था मेरा मान लीजिए 20 को, 22 को या फिर 24 को, और मैंने रिटर्न पहले ही क्या कर दिया, फाइल कर दिया। रिटर्न मैंने पहले ही क्या कर दिया, फाइल कर दिया। और जैसे रिटर्न फाइल कर दिया तो मैंने उसको क्या कर लिया होगा, यूटिलाइज कर लिया होगा। तो इस केस में ब्याज का मीटर कब से चालू हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है विच एवर इज अर्लियर, 18 से 18 से 18, मतलब अगले दिन से ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने रिटर्न क्या करा, लेट फर्निश करा, मान लीजिए 28, 28 और 28, तीनों केस में मैंने जो भी ड्यू डेट थी उसके बाद में क्या करा, फर्निश करा। तो बेसिकली तो जब फर्निश करा होगा तभी मैंने उसको यूटिलाइज करा होगा। लेकिन ब्याज का मीटर ये कब से ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर से ले लेंगे। अर्लियर का मतलब है फिर ब्याज का मीटर इसके अगले दिन से चालू हो जाएगा। तो बड़े समझने की बात है कि कैसे मानेंगे कि आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया। तो जितना भी रॉन्गली अवेल्ड से बैलेंस आपका कम हो जाएगा, मान लिया जाएगा यूटिलाइज हो गया, और जितना कम हो जाएगा उतना मान लिया जाएगा कि क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। और कब से ब्याज का मीटर चालू होगा, तो जिस दिन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है और जिस दिन आपने एक्चुअल में क्या करा, रिटर्न फाइल करा, दोनों में से जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा। तो रिटर्न अगर आप बाद में फाइल करोगे, रिटर्न अगर आप क्या करोगे, बाद में फाइल करोगे, तो ब्याज का मीटर कब से चालू हो जाएगा, ड्यू डेट के अगले दिन से। और रिटर्न अगर आप क्या करोगे, पहले फाइल कर दोगे,
तो आपका ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा जब रिटर्न आपने फाइल कर दिया उसके अगले दिन से ही ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके, और कितने पे लगेगा, 2,25,000 पे लगेगा। अब देखिएगा और जूस क्या करता हूं, निकालता हूं। आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए नहीं होता, इस आईटीसी का यूटिलाइजेशन एक और होता है, क्या करने के लिए, रिफंड भी मिल जाता है। रिफंड भी मिल जाता है, जैसे हमारा रिफंड चैप्टर 54 सबसेक्शन कौन सा है, 3 है, जीरो रेटेड आपने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, ठीक है ना, वो भी कैसे, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के। जीरो रेटेड क्या करोगे, सप्लाई करोगे, वो भी कैसे, विदाउट पेमेंट ऑफ किसके, टैक्स के, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के, जीरो रेटेड सप्लाई कर दी। या फिर इन्वर्टेड क्या है, टैक्स क्या है, स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। तो इन दो केसेस के अंदर हमको क्या मिल जाता है, आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, या फिर एक आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, रूल किससे, 96 से, जहां आपने क्या करा था, एक्सपोर्ट करा था पेमेंट ऑफ टैक्स करके, आईजीएसटी पेड करके, और हो सकता है उस आईजीएसटी का पेमेंट आपने किससे कर दिया हो, आईटीसी से कर दिया हो, और फिर आप रिफंड ले रहे हो, तो अल्टीमेटली रिफंड तो आपने एक तरीके से क्या ले लिया, आईटीसी को यूज करके फिर रिफंड ले लिया आपने। तो अगर आपने क्या करा है, दो केस हो सकते हैं, या फिर तो आपने उस 2,25,000 को आउटपुट टैक्स के पेमेंट में काम लिया हो, या फिर आपने उसको क्या कर लिया हो, आपने उसका रिफंड ले लिया हो। आपने क्या ले लिया, रिफंड ले लिया। और जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो तो आपको आपके ई क्रेडिट लेजर को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज का, तो दो केस हो सकते हैं जहां आपने उसको यूटिलाइज कर लिया हो, या फिर तो उसको पेमेंट ऑफ टैक्स में यूटिलाइज करा हो, किसमें यूटिलाइज करा हो, पेमेंट ऑफ टैक्स में, और या फिर आपने उसका रिफंड लेने में यूज कर लिया हो। तो फिर रिफंड के केस में ब्याज का मीटर कब से चालू होगा, तो जैसे ही आपने डेबिट एंट्री कर दी, किसके अंदर, ई क्रेडिट लेजर के अंदर, ठीक है ना, ई क्रेडिट लेजर में क्या कर दी, डेबिट एंट्री कर दी है। ओके, और बैलेंस आपका 7 लाख रुपए जो रॉन्गली अवेल्ड था ना, उससे क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका बैलेंस कम हो गया, और जैसे ही आपने क्या करा, डेबिट एंट्री करी, जिस दिन आपने डेबिट एंट्री करी और बैलेंस 7 लाख से कम हो गया, मान लिया जाएगा कि उस दिन आपने उसको रॉन्गली यूटिलाइज भी कर लिया, और उस दिन से आपका क्या हो जाएगा, ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा, ठीक है ना, उस दिन आपका ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो बहुत ही विशेष बात है, दो केस हो सकते हैं आईटीसी को यूटिलाइज करने के, ठीक है, एक तो पेमेंट ऑफ टैक्स में या फिर रिफंड लेने में। तो पहली बात तो कब मानेंगे कि आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, तो जैसे ही बैलेंस आपका जो रॉन्गली अवेल्ड है, WA रॉन्गली अवेल्ड है, उससे क्या चला जाएगा, बिलो चला जाएगा, हम मान लेंगे यूटिलाइज हो गया, ठीक है। और कैसे, जिस दिन डेबिट हुआ और डेबिट होते ही अगर बैलेंस आपका 7 लाख से कम हो गया, डेबिट होते ही बैलेंस 7 लाख से कम हो गया, मान लेंगे यूटिलाइज कर लिया, ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। और अगर आपका बैलेंस 7 लाख से कम हुआ था, क्या करने में, पेमेंट ऑफ टैक्स करने में, तो ब्याज का मीटर चालू होगा। अगर रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर दोगे तो बिफोर, और रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद में फाइल करोगे तो ड्यू डेट से ही आपका मीटर को क्या कर देंगे, ब्याज के मीटर को वो क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। 18% पर एनएम की रेट से जूस निकला था, कौन सा सेक्शन था, 50 सबसेक्शन कौन सा था, 3 था। तो रॉन्गली अवेल करने से ब्याज नहीं लगेगा, उसको यूटिलाइज करने से लगेगा। और कब मानने यूटिलाइज हो गया, जब बैलेंस आपका रॉन्गली अवेल्ड से भी कम हो जाएगा, जितना कम हो जाएगा मान लेंगे उतना यूटिलाइज हुआ। और अगर ये बैलेंस आपके डेबिट एंट्री करने से हुआ है, ठीक है ना, डेबिट एंट्री करने से हुआ, तो जिस दिन डेबिट एंट्री करी उस दिन मान लिया जाएगा रॉन्गली यूटिलाइज, उसके अगले दिन से ब्याज का मीटर चालू। और अगर ये हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स करने में, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग के रिटर्न जो भी अर्लियर होगा, उस दिन से आपका ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, अगले दिन से ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। और कब तक चलेगा, ऑब्वियसली बात है, जब तक आप अपने, ठीक है ना, जब तक आप क्या नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है ना, या फिर तो जब तक आप क्या नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते, या फिर क्या नहीं कर देते, रिवर्सल नहीं कर देते। ओके, उतने अमाउंट का रिवर्सल नहीं कर देते, तब तक क्या चलेगा, मीटर चलेगा। यस, अब हम करते हैं क्या है, सेकंड क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या दिया गया है, क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्या है, लेजर। अगर मैं इसका आपके लिए अभी जूस निकाल दूं, ठीक है, तो अभी तक आपके लिए आपको ध्यान होगा कि हमारा जो ई क्रेडिट क्या होता है, लेजर होता है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए क्या लिख दिया है, ई क्रेडिट लेजर लिख दिया। तो जब हमको आईटीसी मिलता है, आईटीसी का अवेलमेंट होता है, तो ये हमारे क्या होता है, क्रेडिटेड होता है। ओके,
डेबिटेड कब होता है? डेबिटेड तब होता है जब हम इसका क्या कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं पेमेंट ऑफ किसके लिए, आउटपुट टैक्स के लिए, या फिर हमें जब इसमें से क्या मिल जाए, रिफंड हो जाए। रिफंड होता है ना 54 सबसेक्शन कौन से के अंदर, 3 के अंदर, तो हमारा ये क्या हो जाता है, डेबिटेड कर दिया जाता है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। अच्छा, कल और बता दूं कि कल मान लीजिए अगर आपको कोई रिफंड मिला हुआ, ठीक है ना, आपको कोई क्या मिला था, यहां पर आईटीसी का क्या मिला था, ये रिफंड मिला था, और कल ये रिफंड मान लीजिए क्या हो जाता है, एरोनियस रिफंड होता है। तो अगर हमको क्या करना पड़े, इसको रीपेमेंट करना पड़े, तो हमको आईटीसी वापस से क्या हो जाता है, रिक्रेडिट हो जाता है। क्योंकि जब हमको रिफंड हमने क्लेम करा होगा तो हमने डेबिट करा होगा कि इतना रिफंड हम मांग रहे हैं, डिपार्टमेंट ने हमको क्या दे दिया, रिफंड दे दिया, और बाद में मालूम पड़ा कि वो तो कौन सा था, एरोनियस क्या था, रिफंड था। ठीक है, तो हमको वो रिफंड ब्याज सहित क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट हमको वापिस से क्या कर देता है, इसको रिक्रेडिट कर देता है। तो आइए चलिए आगे का जूस निकालते हैं। तो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ओके, और आपको जूस निकाल दो, तो ये यूटिलाइजेशन ओनली किसके लिए होता है, पेमेंट ऑफ किसके लिए होता है, आउटपुट टैक्स के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए होता है। अगर हम और जूस निकालेंगे किसका, ई कैश लेजर का, तो जब ई कैश लेजर में आप क्या करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो, तो ये क्या हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है। कल अगर आपको क्या मिल जाए, रिफंड हो जाए, रिफंड अंडर कौन सा, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी के अंदर आपको कोई क्या मिले, रिफंड मिले, तो भी वो रिफंड हमारे यहां क्या हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है। जब हम इसको क्या करते हैं, पेमेंट में काम ले लेते हैं, चाहे आउटपुट टैक्स का पेमेंट हो, आरसीएम का पेमेंट हो, इंटरेस्ट का पेमेंट हो, लेट फी का क्या हो पेमेंट हो, अदर ड्यूज का पेमेंट हो, पेनल्टी का पेमेंट हो, तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। या फिर हम इसमें से क्या करते हैं, रिफंड क्लेम कर लेते हैं, हम अपने ई कैश में से क्या कर लेते हैं, हमारा जमा करा हुआ रिफंड क्लेम कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो भी उस केस के अंदर इसे क्या होना पड़ता है, डेबिटेड होना पड़ता है। तो भी उस केस के अंदर क्या होना पड़ता है, इसको डेबिटेड होना पड़ता है। तो अब इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन है, और क्लैरिफिकेशन ये है, वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्या है, लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, एनी टैक्स का जूस निकाल दें, तो समझ लीजिए, देखिए आरसीएम के पेमेंट में आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो ओनली और ओनली कौन से पेमेंट में, आउटपुट टैक्स के पेमेंट में कर सकते हो, अंडर कौन सा, जीएसटी लॉ। तो ये हमने ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, पढ़ी रखा है, और इसका तो हमने मैनर भी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, 49 सबसेक्शन ए, 49 सबसेक्शन कौन सा, बी, और रूल कौन सा था, शायद 88 बी होगा, रूल 88 कौन सा रहा होगा, मेरे ख्याल से 88 ए। तो उसके अंदर हमने मैनर भी देखा था कि सबसे पहले भाई आईजीएसटी के आईटीसी को काम लोगे, बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी के आईटीसी को क्या लोगे, काम में लोगे। ओके, तो ये तो क्लैरिफिकेशन बड़ा क्या था, सिंपल सा ही था, आप आरसीएम के पेमेंट में इसको क्या नहीं ले सकते, काम में नहीं ले सकते। अच्छा, और जूस निकाल दूं, तो इस आईटीसी का यूटिलाइजेशन आप पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स में करोगे। आउटपुट टैक्स चाहे आपका कौन सा हो, सेल्फ असेस्ड हो, ठीक है ना, या फिर आउटपुट टैक्स आपका कौन सी निकली हो, डिमांड की हो, ठीक है, कौन सी हो, डिमांड हो, डिमांड 73 74, मतलब कोई सी भी डिमांड हो, आउटपुट टैक्स का पेमेंट आप अपने आईटीसी से कर सकते हो। नॉट इवन क्या है, सेल्फ असेस्ड, इवन डिमांड का पेमेंट भी आप किससे कर सकते हो, अपने ई क्रेडिट लेजर से कर सकते हो। तो ये वाला क्लैरिफिकेशन तो ऐसा कुछ भी क्या नहीं था, खास नहीं था। इसके बाद में सेकंड क्लैरिफिकेशन क्या है, देखते हैं, वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्या है, लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अदर देन टैक्स अंडर क्या है, जीएसटी लॉ। तो उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ओनली पेमेंट ऑफ किसके लिए कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं, ओनली पेमेंट ऑफ किसके लिए कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा और जूस निकाल दो, तो आपको मालूम होगा आईटीसी का यूटिलाइजेशन ना तो आरसीएम के पेमेंट में, ना इंटरेस्ट के पेमेंट में, ना लेट फी के पेमेंट में, ना पेनल्टी के पेमेंट में, ना ही अदर ड्यूज के पेमेंट में आप कर सकते हो। ओके, इसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते। ओके, चलिए ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज
सैंक्शनड टू द टैक्स पेयर वेयर रिफंड वॉज सैंक्शनड इन क्या है कैश। आइए इसका क्या निकाल दें, जूस निकाल दें। जैसे कि मान लीजिए हमको जीएसटी के अंदर क्या मिला, रिफंड मिला। ये हमारा कौन सा लेजर बनाता हूं, ई कैश लेजर बनाता हूं, अभी पहले बनाया भी था। हमको क्या मिला, रिफंड अंडर जीएसटी हुआ। ये लीजिए मैंने आपके लिए लिख दिया रिफंड, सेकंड वर्ड लिख रहा हूं अंडर कौन सा, जीएसटी। तो जब भी आपको मिला ये यहां पर क्या हो गया था, क्रेडिटेड हो गया था। हाँ जी, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कल मालूम पड़ा कि ये रिफंड कौन सा था, एरोनियस था या फिर क्या था, एक्सेस था। इधर बना लेता हूं कौन सा लेजर, ई। इधर बना लेता हूं आपके लिए कौन सा लेजर, ई क्रेडिट लेजर बना लेता हूं। तो ये रहा हमारे पास में ई क्रेडिट क्या है, लेजर है। ओके, अब देखिएगा ई क्रेडिट लेजर जब हमको आईटीसी मिलता है तो क्या होता है, क्रेडिटेड हो जाता है ये। अब हमारा ये जो रिफंड था ना, मान लीजिए ये रिफंड हमारा कौन सा था, एक्सेस रिफंड हो गया था हमको, या फिर हमको गलत रिफंड मिला, कौन सा हुआ, एरोनियस क्या हो गया, रिफंड हो गया। हाँ जी, रिफंड कौन सा हो गया, एरोनियस रिफंड हो गया। तो इस रिफंड को हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। वापस से क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिफंड जो मिला तो मेरे को किसके अंदर था, ई कैश के अंदर था। आज एरोनियस रिफंड वापस से पे करना है तो क्या मैं इधर से पे कर सकता हूं क्या, ई क्रेडिट लेजर से एरोनियस रिफंड ये पे कर सकता हूं क्या, एरोनियस रिफंड यहां से पे कर सकता हूं क्या। तो आंसर इज नो, आप यहां से पे नहीं कर सकते। इसको आपको किस में पे करना पड़ेगा, ई कैश से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरोनियस क्या हो गया, रिफंड हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, एरोनियस क्या है, रिफंड। तो बस यही क्लैरिफिकेशन है। और क्लैरिफिकेशन ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ कौन सा है, एरोनियस रिफंड, जो सैंक्शन हुआ था किसको, टैक्स पेयर को, इन किस में, कैश में। तो इसका रिफंड आपको किससे पे करना पड़ेगा, ये आपको वापस से लौटाना पड़ेगा, किससे, ई कैश से ही लौटाना पड़ेगा। आप इसको ई क्रेडिट से नहीं लौटा सकते। और अभी बता ही दिया था, ई क्रेडिट का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट में कर सकते हैं। और जूस निकाल देता हूं, तो ई क्रेडिट का यूटिलाइजेशन आप सिर्फ किस में कर सकते थे, आप जूस निकल रहा है, वर्ड को चबा लिया, आउटपुट टैक्स। अब वो आउटपुट टैक्स आपका कौन सा था, सेल्फ असेस्ड भी हो सकता था, और वो कौन सा हो सकता था, वो आउटपुट टैक्स आपका हो सकता था अंडर कौन सा वाला, डिमांड को निकली हो, मतलब कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई हो। ओके, इसके बाद में हम आते हैं इसके इश्यू नंबर कौन से, थर्ड पे, और देखते हैं अब कौन सा क्लैरिफिकेशन है। वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर क्या है, जीएसटी लॉ। तो इसका हम जूस निकालें। वैसे तो हमने ई कैश का यूटिलाइजेशन हम सभी के लिए कर सकते हैं, आरसीएम के लिए भी कर सकते हैं। हम ई कैश का यूटिलाइजेशन हमारी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में कर सकते हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट तो ई कैश से करना पड़ता है, लेट फी का भी करना पड़ता है, पेनल्टी का भी करना पड़ता है, और किसका करना पड़ता है, अदर ड्यूज का पेमेंट भी हमको इसी से करना पड़ता है। और कल अगर मान लीजिए हमको क्या मिल गया था, एरोनियस रिफंड मिल गया था। ठीक है ना, क्या मिल गया था, एरोनियस रिफंड है, तो वो भी हमको किससे करना पड़ता है, ई कैश को ही डेबिट करके, ई कैश को ही डेबिट करके क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है वो। तो अब एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 जूस निकाल देता हूं। 49 सबसेक्शन 3 कौन से चैप्टर का है, 49 सबसेक्शन 3 होता है हमारे पेमेंट ऑफ किसका, टैक्स का। तो अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be used for making any payment towards क्या है, टैक्स, इंटरेस्ट। ठीक है, टूवर्ड्स टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गई है, फी हो गई, अदर अमाउंट क्या है, पेबल। तो कुछ खास बात नहीं थी, बस खास बात ये देखी तो ये है कि अगर आपको कोई रिफंड आपके किसका मिला हो, ई क्रेडिट का रिफंड मिला हो, आईटीसी का क्या मिला हो, रिफंड मिला हो, और वो रिफंड मान लीजिए क्या है, एक्सेस है या फिर कौन सा है, एरोनियस है। कौन सा रिफंड है, एरोनियस है। तो इस रिफंड को आप जब लौटाएंगे तो वो आपको किससे करना पड़ेगा, ई कैश को डेबिट करके करना पड़ेगा। आप उसको ई क्रेडिट से क्या नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमने यहां पर क्या निकाल लिया है, इस बात का क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। ओके, चलिए और रेलेवेंट चीजें हम आपको यहां पर क्या करते हैं, बताते हैं। ओके, ठीक है, तो आइएगा देखिए, जूस निकालते हैं हम यहां पर।
जो नेक्स्ट रेलेवेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमको लिखा है क्या होना, ट्रांसफर होना। तो ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर वर्ड का जूस निकालूं तो आपको मालूम है हम अपने ई कैश लेजर से भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर हमारा किस में हो सकता है, ई क्रेडिट लेजर भी क्या हो सकता है, आईटीसी भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अपना आईटीसी भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ई कैश लेजर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और ई क्रेडिट लेजर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जूस निकाल लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जूस होता है, वैसे तो रूल किसमें दिया है, 87 में दिया है, और ये लिखा है कि ये सेम जीएसटीएन पे हमारा ये जीएसटीएन है। तो एक हमारा कौन सा हो गया, मेजर हेड हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, मेजर हेड हो गया। उस मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एनी माइनर हेड। सेम मेजर हेड के किसी भी दूसरे माइनर हेड में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और खास बात यह है कि एक मेजर हेड से, ठीक है ना, दूसरे मेजर हेड में, एक मेजर हेड से किसके, दूसरे मेजर हेड में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरे मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जूस निकाला, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेजर हेड का जूस निकालू तो ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी के टैक्स में हमने क्या कर रखा है, जमा करा रखा है, तो हम उसको इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में करवाना, मतलब आईजीएसटी का कौन सा था, टैक्स में था, उसको हम क्या कर सकते हैं, सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सीजीएसटी के किसी भी माइनर हेड में, मतलब उसके टैक्स में भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं, लेट फी में भी कर सकते हैं, पेनल्टी में भी कर सकते हैं, अदर ड्यूज में कर सकते हैं। और भी जूस निकाल देता हूं, ई कैश लेजर को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपका पेन है, इस पेन से आपका ये जीएसटीएन है, और ये आपका दूसरा क्या है, जीएसटीएन है। तो एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे भी आप ई कैश क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये दो ट्रांसफर का जूस आपको क्या कर दिया, निकाल के बताया। ठीक है, अंडर कौन सा है, सीजीएसटी एक्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अंडर कौन सा, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट क्या है, पर्सन अलाउड। अब यहां पर इसका जूस निकाल देता हूं। तो ये कह रहे हैं इस जीएसटीएन से आप, ठीक है, सेम पेन पे जो दूसरा जीएसटीएन है वहां आप ट्रांसफर कर सकते हो। विशेष बात यह है सीखने की कि यहां पर हमारा कौन सा है, ये सीजीएसटी है, इसको आप यहां पर ट्रांसफर कर सकते हो, किसके, सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप उसको आईजीएसटी के भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसके एसजीएसटी में क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो सीजीएसटी है कौन से का, ई कैश लेजर का, इस जीएसटीएन पे, ठीक है, ये दूसरे जीएसटीएन पे हमारे उसी सेम सीजीएसटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ई कैश में, और आईजीएसटी में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खास बात है, एसजीएसटी में नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते, एसजीएसटी में नहीं कर सकते। चलिए, तो ये हमारे लिए 49 सबसेक्शन कौन सा, 10 ए रजिस्टर्ड पर्सन है। ए रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, मे, ये क्या लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, मतलब मे का जूस निकालें तो ये कौन सी बात है, ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है ना, क्या है, ऑप्शनल है। सेकंड बात है, ये बात सिर्फ कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है। ये ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, खास बात निकाल दी है, कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या हो सकता है, कर सकता है। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, ऑन कॉमन पोर्टल पे, किस पे, कॉमन पोर्टल पे। और जूस निकाल लू, इसका पीएमटी कौन सा होता है, 09 फॉर्म होता है, उससे आप ट्रांसफर कर सकते हो, किस पे, पोर्टल पे। पोर्टल का जूस निकालू तो www.gst.gov.in है, ये इसी पोर्टल से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी के टैक्स में है, इंटरेस्ट में है, पेनल्टी में, लेट फी में, या अदर ड्यूज के अंदर है। अगर कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना, किसमें, ई कैश लेजर में, तो आप उसको आप ई कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, खुद ही के, किसके, सीजीएसटी से, किसमें, आईजीएसटी के किसी भी माइनर हेड में, एसजीएसटी में, और किसमें, यूटीजीएसटी में कर सकते हो। किसमें कर सकते हो, यूटीजीएसटी में कर सकते हो। ओके, तो बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा जीएसटीएन है, ये मेरा जीएसटीएन है, मेरे आईजीएसटी के किस में है, टैक्स में है पैसा, इंटरेस्ट में है, लेट फी में है, पेनल्टी में है, या अदर ड्यूज में। तो मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। यहां तो मैं ट्रांसफर सीजीएसटी में भी कर सकता हूं,
और ये ई कैश को मैं किस में कर सकता हूं, एसजीएसटी में भी कर सकता हूं। अब मैं ये वाला पैसा, ये वाला जो अमाउंट है ना आईजीएसटी के टैक्स में, मैं इसको सीजीएसटी के टैक्स में भी कर सकता हूं, एसजीएसटी के टैक्स में भी कर सकता हूं। मैं आईजीएसटी के किसी दूसरे माइनर हेड में भी क्या कर सकता हूं, इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं सीजीएसटी के भी किसी भी दूसरे माइनर हेड में भी उसको क्या कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं कैसे भी ट्रांसफर कर सकता हूं। और खास बात है ये, इसको मैं इधर भी क्या कर सकता हूं, एसजीएसटी में भी ट्रांसफर कर सकता हूं, और सीजीएसटी को भी क्या कर सकता हूं, एसजीएसटी और आईजीएसटी में कर सकता हूं। कब, जब सेम पेन पे मैं क्या कर रहा हूं, अपने ही, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अपने जीएसटी में अपने ही ई कैश में क्या कर रहा हूं, अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, अंदर ही क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। दूसरा कर सकता हूं आईजीएसटी और, ठीक है ना, आईजीएसटी और सेंट्रल टैक्स ऑफ ए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन 25 सबसेक्शन 4। ये था हमारा कौन सा, ये रहा पेन, ठीक है ना, ये रहा पेन। इस पेन से हमारा ये एक जीएसटीएन हो गया और ये हमारा दूसरा जीएसटीएन हो गया। तो ये तो हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन 25 सबसेक्शन 4। इसको हम इधर से उधर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है, यहां का सीजीएसटी उधर ट्रांसफर होगा सीजीएसटी के अंदर, ठीक है, यहां का सीजीएसटी या फिर ट्रांसफर कर सकोगे किसके अंदर, आईजीएसटी के अंदर। लेकिन यहां का सीजीएसटी आप उसी दूसरे जीएसटीएन पे, एसजीएसटी पे क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आप क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने ही ई कैश में ट्रांसफर कर रहे होते फिर तो आप कैसे भी ट्रांसफर कर सकते थे, फिर तो आप कैसे भी क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन दूसरे जीएसटीएन पे कर रहे हो तो सीजीएसटी, सीजीएसटी और सीजीएसटी कौन सा होगा, आईजीएसटी। और जूस निकाल देता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए ये तो हमारा क्या है, जीएसटीएन है, जीएसटीएन है कहां का, राजस्थान का। और वहां हमारा एक क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। मान लीजिए ये कौन सा है, एमपी है। और ई कैश लेजर जो होता है ना, वो सभी का ही होता है। ई क्रेडिट लेजर तो सिर्फ किसका होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का होता है। जूस देख लीजिए, ई क्रेडिट लेजर तो किसका होता है, ई क्रेडिट लेजर होता है सिर्फ और सिर्फ किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का। वो होता है सिर्फ किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का। लेकिन अभी बात कर रहे हैं किसके, ई कैश की। ये हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन 25 सबसेक्शन कौन सा वाला, ये इससे पहले तो हमने सबसेक्शन 4 वाला करा था, ये रहा। और अब हम कर रहे हैं 25 सबसेक्शन कौन सा, 5 वाला। तो इधर का सीजीएसटी आप इधर के सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, इधर का सीजीएसटी आप इधर के आईजीएसटी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहां पर ये इन्होंने दे दिया है। और एज द केस में भी सब सेक्शन 5 ऑफ 25, तो जूस निकल गया क्या है, इधर आपका जीएसटीएन है और उधर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। इन सच फॉर्म एंड मैनर, जूस निकाला था मैंने, कौन सा फॉर्म है, पीएमटी कौन सा है, 09 से हम कर सकेंगे। और शेल भी क्या होगा, डीम्ड, ये जो आपने क्या करा, ट्रांसफर करा है, डीम्ड टू भी क्या होगा, रिफंड होगा। फ्रॉम किससे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर कौन सा है, दिस एक्ट। इसका भी जूस निकाल देता हूं। देखो ई लेजर में डेबिट दो केस में होते हैं, दो केस में होता है। पहला केस जब ई कैश को हम क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं टैक्स का पेमेंट करने में, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, लेट फी का पेमेंट करने में, पेनल्टी के पेमेंट में और अदर ड्यूज में। और दूसरा होता है जब ई कैश में से हम क्या लेते हैं, रिफंड लेते हैं। तो आज जो अपन ने ये क्या करा है, ट्रांसफर करा है, जूस देखिएगा, आज जो अपन ने क्या करा है, ट्रांसफर करा है, इस ट्रांसफर को हम क्या मान लेंगे, रिफंड मान लेंगे, रिफंड मान के, और आपको इसमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो शेल भी क्या होगा, डीम टू भी क्या होगा, रिफंड होगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर कौन सा है, दिस एक्ट है। अभी जूस देखिएगा, यहां पर ये क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो लगाया, डेट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी शेल बी अलाउड। इसका मतलब है ये सिर्फ कौन से की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। जब आप अपने ही जीएसटीएन पे अपने ही आपस में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर की बात कर रहे हो, तो प्रोवाइजो नहीं है। प्रोवाइजो कब है, जब एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे या अपने एक जीएसटीएन से अपने दूसरे स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो वहां प्रोवाइजो लगाया, प्रोवाइजो लगा के कहा कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इफ का जूस निकलता है, क्या लगाई, कंडीशन लगाई। ये कंडीशन सिर्फ इन्होंने कब लगाई है, 49 सबसेक्शन 10 और क्लॉज बी में। क्लॉज बी में क्या है, आपका एक पैन मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या कर रहे हो, आप ई कैश लेजर से ट्रांसफर कर रहे हो डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो नहीं कर सकते। इफ द सैड रजिस्टर्ड पर्सन, इस सैड का जूस निकाल देता हूं। सैड का मतलब है
कि जो क्या करना चाह रहा है, ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो बेसिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जो है हैज एनी, कोई सी भी क्या हो, अनपेड लाइबिलिटी हो, तो एनी का भी जूस निकाल देता हूं। अगर इसकी कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी है, चाहे वो कौन सी हो, आउटपुट टैक्स हो चाहे वो इनपुट टैक्स हो, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कोई ड्यू है, लेट फी की ड्यू है, पेनल्टी की ड्यू है, या अदर ड्यूज क्या है, ड्यू है, किसी भी तरह की उसकी लाइबिलिटी क्या है, ड्यू है, किसी भी तरह की। और बात कर रहे हैं कब, जब आप क्या कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तब ये प्रोवाइजो क्या कर रहा है, लग रहा है, तब लग रहा है। तो अगर आपकी कोई भी, ये क्या लिखा हुआ है, एनी है, तो कोई भी लाइबिलिटी है इन हिज किसमें, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आप क्या नहीं कर सकोगे, ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। तो ध्यान रखना, यहां भी ट्रांसफर कर सकते हो, एक जीएसटीएन है और दूसरा स्टेट में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसको भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या करते हैं, मानते हैं। तो सीजीएसटी ट्रांसफर हो सकता है, और सीजीएसटी कैसे ट्रांसफर हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है, लेकिन कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी के टैक्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कौन से, जब डिस्टिंक्ट पर्सन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये हमने आपके लिए यहां पर क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया है। चलिए और जूस निकालते हैं अब हम। यस, आते हैं अब 49 के सबसेक्शन किस पे, 12 पे। 49 का सबसेक्शन 12 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इसका जूस निकाल देता हूं। तो सबसेक्शन 12 को इन्होंने अब क्या बना दिया है, ओवरराइडिंग बना दिया है। तो इसको इन्होंने क्या बना दिया, ओवरराइडिंग बना दिया, और कहा है द गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में का जूस निकाल देता हूं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में ऑप्शनल क्या दे दी है, पावर दे दी है। ओवरराइडिंग बना के ऑप्शनल पावर भी दे दी है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, तो जीएसटी क्या करेगी, काउंसिल के काम पे करेगी। आर्टिकल 279A से बनी हुई है, तो काउंसिल के कहने पे करेगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड क्या है, रेस्ट्रिक्शन। स्पेसिफाई कर सकती है, मे कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है, सच मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट और आईजीएसटी एक्ट which may be discharged through इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्या है, लेजर। तो यहां पर इन्होंने अपनी गलती का सुधार किया कि ये पहले ही एक्ट में प्रोविजन था ही नहीं, और उससे पहले इन्होंने रूल 86B लेकर आ गए थे, और 86B लाके इन्होंने बोल दिया कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है ना, आउटपुट टैक्स क्या है, लाइबिलिटी है। तो आपकी जितनी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% इतनी लाइबिलिटी आप अपने किससे पे कर सकते हो, ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो। मतलब मिनिमम आपको 1% तो कैश में पे करना ही पड़ेगा, बाई ए कौन सा, रजिस्टर्ड पर्सन और एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का जूस है कि इन्होंने ऑलरेडी रूल 86 में कहा था, ये उनकी बात कर रहे हैं जिसका टैक्सेबल टर्नओवर, जिस सप्लायर का क्या है, टैक्सेबल क्या है, टर्नओवर, और वो भी जिस महीने का, मंथ का एक्सीड कर रहा है कितने से, 50 लाख से टैक्सेबल टर्नओवर करना है। और इस टैक्सेबल टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्ट इंक्लूड नहीं करना होता, और ना ही क्या करना होता है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो टैक्सेबल टर्नओवर जिस महीने का 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन तो लगा दी थी रूल लगा के, लेकिन प्रोविजन तो इनके पास था ही नहीं, तो अब इन्होंने गलती का सुधार करके सबसेक्शन 12 लेकर आ गए कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, ओवरराइडिंग है, तो गवर्नमेंट में चाहे तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, मतलब रूल में बता देंगे, कंडीशन बता देंगे, रेस्ट्रिक्शन बता देंगे। कंडीशन इन्होंने बताई भी थी, इन्होंने कुछ क्या करी थी, कंडीशन भी बताई थी कि उस केस में आप पूरा यूज कर सकते हो, ठीक है ना, पूरा यूज। Okay, condition and restriction. Specify such maximum proportion of output tax liability under this act or IGST act, which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered person as may be prescribed. तो पहले जो ये ऑलरेडी रूल 86B लेकर आ गए थे जिसके लिए प्रोविजन नहीं था, अब इन्होंने प्रोविजन बना दिया सबसेक्शन क्या करके, 12 करके ओवरराइडिंग बनाया है, गवर्नमेंट को क्या दिया, ऑप्शन दिया है, काउंसिल की रिकमेंडेशन पे करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज बता सकेंगे, ऑलरेडी बता दिया है कितना है, 99% है जो आप अपने आउटपुट लायबिलिटी का पे कर सकते हो, किससे, ई क्रेडिट लेजर से। और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन पे करा है कौन से पे, जिसका टैक्सेबल टर्नओवर जिस भी महीने का 50 लाख से ज्यादा है उस महीने पे ये रेस्ट्रिक्शन क्या करने वाली है, काम करने वाली है। तो ये हमारा इसको लेके था। तो एज सच खास बात तो थी, आप डिस्टिंक्ट पर्सन को भी क्या कर सकते
ये है कि उसमें आप सीजीएसटी, 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 आईजीएसटी कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आपके ट्रांसफर की कोई अनपेड लायबिलिटी है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में क्या नहीं कर सकते, ई कैश से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये भी हमने यहां पर क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया इसका। ओके, इसका हमने यहां पर क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। आइए सेकंड पॉइंट का क्या निकालते हैं, जूस निकाल। यस, आइए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जूस निकालते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, द इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन डिपोजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड। तो आपको क्या मिला था, एरोनियस रिफंड मिला था। मैं इस एरोनियस रिफंड का जूस निकाल देता हूं। आपने रिफंड ले लिया था अपने आईटीसी का। एरोनियस रिफंड कैसे हो सकता है, जूस निकाल सकता हूं। एक तो 54 सबसेक्शन 3 रिफंड दो केस में मिलता है आईटीसी का, जीरो डेटेड सप्लाई करी हो या फिर इन्वर्टेड क्या हो, टैक्स स्ट्रक्चर हो। और दूसरा आपका रूल 96 था, रूल 96 था। और रूल 96 के सब रूल किसने कहा था, 10 ने ये कहा था, सब रूल टैक्स 10 ने ये कहा था कि अगर आपने सप्लाई ली है कौन सी वाली, डीम्ड एक्सपोर्ट वाली या फिर कौन सी वाली, मर्चेंट एक्सपोर्ट वाली, तो आगे अब जो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ये तो आपने सप्लाई ली है, अब आगे जो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये सप्लाई ली है और ये आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इस एक्सपोर्ट को आप जो करोगे वो ऑन पेमेंट ऑफ क्या करोगे, ऑन पेमेंट ऑफ जो क्या करोगे, टैक्स करोगे। ऑन पेमेंट ऑफ क्या कर रहे हो, टैक्स कर रहे हो। और वो टैक्स का पेमेंट किससे करोगे, ई कैश से ही करोगे। क्यों करोगे ई कैश से, क्योंकि आपने ये जो सप्लाई ली है, आप इस सप्लाई का ऑलरेडी क्या ले चुके हो, रिफंड ले चुके हो। आप इसका ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो रूल 89 सब रूल 4A के प्रोविजन से, रूल 89 सब रूल 4B के प्रोविजन से। तो अब जो आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। और वो एक्सपोर्ट आप जब ऑन पेमेंट ऑफ क्या करोगे, टैक्स करोगे। अगर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो वो ई कैश से ही करोगे, आप वो पेमेंट ई क्रेडिट से नहीं करोगे। वो पेमेंट आप ई क्रेडिट से नहीं करोगे, क्योंकि ये जो इनवर्ड सप्लाई ली थी इसका हमने आपको ऑलरेडी आईटीसी जो था उसका क्या दे दिया, रिफंड दे दिया। तो अब आप दूसरे आईटीसी को यूज करके, दूसरे इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी को यूज करके आप इसको क्या नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने ये दूसरे इनपुट के आईटीसी को यूज कर लिया इसके पेमेंट में, तो कल आप फिर इसका क्या मांगोगे, रिफंड मांगोगे हमसे एक्सपोर्ट में। और ये रिफंड बेसिकली क्या हो जाएगा, उस दूसरे इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाएगा आपको, जो कि लॉ में नहीं मिलता। तो बड़ी लॉजिकल बात है, अगर आपने कोई सप्लाई ली है अंडर कौन से के अंदर, डीम्ड एक्सपोर्ट में, मर्चेंट एक्सपोर्ट में, जिसका ऑलरेडी रूल 89 सब रूल 4A 4B में इनपुट सर्विस का आपको क्या मिल चुका है, रिफंड आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब आप आगे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी अगर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ क्या कर रहे हो, टैक्स कर रहे हो, तो वो टैक्स का पेमेंट जरूरी है कि आप किससे करो, ई कैश से करो। अगर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो वो ई कैश से ही करना, और फिर हम आपको उसका क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। लेकिन अगर आपने ये टैक्स का पेमेंट ई क्रेडिट से कर दिया, किससे कर दिया, ई क्रेडिट से कर दिया, तो मना करा था मत करना। क्योंकि अगर ई क्रेडिट से आपने पेमेंट कर दिया तो कल अगर आपने इसका रिफंड जब लोगे तो बेसिकली ये रिफंड आपने क्या कर लिया, आपके दूसरे इनपुट और इनपुट सर्विस का क्या कर लिया, आपने रिफंड ले लिया। अब यहां पर ये बोल रहे हैं इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन डिपोजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड। तो यहां पर हमको आईटीसी का मान लीजिए एरोनियस रिफंड मिल गया। हमने यहां पर एरोनियस क्या ले लिया, आईटीसी का रिफंड ले लिया, जीरो रेटेड सप्लाई में, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। और यहां पर रूल किसके अंदर, 96 में हमने आईटीसी का एरोनियस रिफंड ले लिया रिफंड। अब इस एरोनियस रिफंड का मैं क्या कर देता हूं, वापस से पेमेंट कर देता हूं। क्या करता हूं, पेमेंट करूं। कैसे पेमेंट करूं, पेमेंट मेरे को एरोनियस रिफंड का किससे करना पड़ेगा, ई कैश से ही करना पड़ेगा। एरोनियस रिफंड का पेमेंट मेरे को किससे करना पड़ेगा, ई कैश से ही मेरे को उसका रिफंड करना पड़ेगा। और ये रिफंड मैंने कर दिया, जितना भी मेरे को क्या मिला था, एरोनियस रिफंड मिला था, अलॉन्ग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में और पेनल्टी के साथ में मैंने कर दिया। तो डिपॉजिट कर दिया, सैंक्शन टू हिम, जितना भी एरोनियस रिफंड मिला था अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट के साथ में, एंड किसके साथ में, पेनल्टी के साथ में, फ्रॉम किससे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो हमेशा एरोनियस रिफंड आप हमेशा जब पेमेंट करेंगे वो ई कैश से ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, कभी भी ई क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते। कभी भी ई क्रेडिट लेजर से आप एरोनियस रिफंड का पेमेंट नहीं कर सकते। अभी आपको पहले क्या करा था, बताया भी था, ठीक है ना। यहां पर कहां पर बताया था, यहां तो किधर बनाया था ना,
ये लो, ठीक है। ये देखो ई क्रेडिट लेजर है, इसका यूटिलाइजेशन आप आउटपुट टैक्स के पेमेंट में कर सकते हो, या फिर आपको जब इसमें से क्या लेना हो, रिफंड मिलता हो, आपको क्या मिलता हो, रिफंड मिलता हो, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, डेबिट हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है। क्रेडिट कब होता है, जब भी आईटीसी हमको क्या करता है, मिलता है, जब को आईटीसी, और अगर मान लीजिए हमको क्या हो गया था, एरोनियस, हमको क्या हो गया था, एरोनियस क्या है, रिफंड, मतलब क्या हो गया, रिक्रेडिट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिक्रेडिट हो जाता है। मतलब पहले तो हमने डेबिट कर लिया था कि हमको आईटीसी का रिफंड दो, लेकिन बाद में वो रिफंड क्या हो गया, एरोनियस हो गया, तो मेरे को उसका पेमेंट तो किस में करना पड़ेगा, ई कैश से करना पड़ेगा, और जो आईटीसी का मैंने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, वो मेरे को वापस से क्या हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा। तो अब उसी से रिलेटेड बात ये हमको यहां पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब भी हमको जीएसटी में एरोनियस, आईटीसी का एरोनियस रिफंड हुआ और उसको मैंने डिपॉजिट करा दिया अपने किससे, ई कैश लेजर से, ठीक है, एरोनियस रिफंड अलोंग विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में करा दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर अब मेरे को क्या कर देगा, रिक्रेडिट कर देगा, किसके अंदर, मेरे ई क्रेडिट लेजर में क्या कर देगा, मेरे को रिक्रेडिट कर देगा। तो बहुत सब रूल 4 भी न्यूली इंसर्ट हुआ है, और क्या कह रहे हैं, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन, हमेशा ई क्रेडिट लेजर रजिस्टर्ड पर्सन का ही होता है, डिपॉजिट करा देगा अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, जो भी उसने आईटीसी का एरोनियस रिफंड लिया था, तो आईटीसी का जब भी आपने रिफंड लिया होगा तो आपने पहले अपने ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर लिया होगा, रिफंड क्लेम करते समय आपने अपने ई क्रेडिट लेजर को क्या कर लिया होगा, डेबिट कर लिया होगा, ठीक है। फिर आपने उसका क्या ले लिया, रिफंड ले लिया, रिफंड क्या बना, एरोनियस बना, तो आज उसका पेमेंट आपको अब किससे करना पड़ेगा, ई कैश से करना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड आपने कैश में लिया होगा, तो पेमेंट भी किस में करना पड़ेगा, कैश से ही करना पड़ेगा, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, मतलब जो भी एरोनियस रिफंड था, जो भी क्या था, एरोनियस रिफंड था, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये आप क्या करना, पे कर देना। तो एरोनियस रिफंड हुआ था, सैंक्शन 54 सबसेक्शन 3 में आपने ज्यादा रिफंड ले लिया, एरोनियस ले लिया, या फिर रूल 96 सब रूल 3 में कॉन्ट्रावेंशन करा आपने, रूल 96 किसका, सब रूल 10 का। और कॉन्ट्रावेंशन क्या था, कॉन्ट्रावेंशन ये था कि जब भी अगर कोई सप्लाई आपने डीम्ड एक्सपोर्ट वाली ली है या मर्चेंट एक्सपोर्ट वाली ली है, तो आगे जब आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट अगर आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो, तो इस टैक्स का पेमेंट आपको किससे करना है, ई कैश से ही करना है, ई क्रेडिट से नहीं करना है। और ये पेमेंट आपने किससे कर दिया, ई क्रेडिट से करके रिफंड ले लिया, रिफंड ले लिया, तो वो रिफंड क्या बन गया, एरोनियस रिफंड बन गया। अब ये रिफंड आपको वापस से देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में और पेनल्टी के साथ में। जब आप ये रिफंड वापस से दे दोगे इंटरेस्ट के साथ में और किसके, पेनल्टी के साथ में, तो हम आपके ई क्रेडिट लेजर में वापस से क्या कर देंगे, आपको क्रेडिट कर देंगे। तो अभी हमने डेबिट करा था, जब आपने रिफंड मांगा था तो क्या करा था, डेबिट करा था, तो जब एरोनियस रिफंड वापस से क्या कर दोगे, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ दे दोगे, तो हम वापस से क्या कर देंगे, रिक्रेडिट कर देंगे। तो अलोंग विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में आपने पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा अमाउंट इक्विवेलेंट टू एरोनियस रिफंड, जितना एरोनियस रिफंड था वो हम वापस से आपको रिक्रेडिट कर देंगे, किसमें, ई क्रेडिट लेजर में। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपने क्या करा था, एरोनियस रिफंड था ना, ये एरोनियस रिफंड था, आपने साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में इसको पे कर दो, किसके साथ, किसमें, ई कैश में पे कर दो। हम आपके ई क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर देंगे, लेकिन सिर्फ कौन सा करेंगे, एरोनियस रिफंड वाला। इंटरेस्ट कभी भी वापस से नहीं मिलेगा और पेनल्टी वापस जो नहीं मिलेगी वो नहीं होगी, ठीक है। ई क्रेडिट लेजर में इसको हम आपके क्या कर देंगे, रिक्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब आपने पहले रिफंड क्लेम करा होगा, जब आपने रिफंड क्या करा होगा, क्लेम करा होगा, तो रिफंड ऑफ आईटीसी जब भी आपने क्या करा होगा, क्लेम करा होगा, तो ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर क्या हुआ होगा, डेबिटेड हुआ होगा, ई क्रेडिट लेजर क्या हुआ होगा, डेबिटेड हुआ होगा, ओके। फिर आपको रिफंड मिल गया, मालूम पड़ा वो एरोनियस है, तो आपने इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ ई कैश से चुका दिया, तो आज जो एरोनियस रिफंड था वो आपको रिक्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं थी, बात नहीं थी, यस, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, अब हमको दिया हुआ है डिपॉजिट इन ई कैश लेजर, डिपॉजिट इन कौन सा, ई कैश लेजर। तो ई कैश लेजर में आप डिपॉजिट कर सकते हो किससे, एनईएफटी से, ठीक है ना, आप कर सकते हो किससे, आरटीजीएस से, ठीक है ना, एनईएफटी आरटीजीएस, ये किससे कर सकते हो, एनी बैंक से कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस एनी बैंक से कर सकते हो।
आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते थे, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? ऑथराइज्ड बैंक से होता है। वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? ऑथराइज्ड बैंक से। आप अपने ई कैश लेजर में चेक कैश के थ्रू, चेक के थ्रू और ड्राफ्ट के थ्रू भी क्या कर सकते थे? जमा करा सकते थे, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी कितना? मैक्सिमम 10,000 टैक्स पीरियड का। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है? आप ई कैश लेजर में जमा करा सकते हो थ्रू यूपीआई पेमेंट गेटवे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट क्या है? इंटरफेस। उससे आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट क्या होती है? सर्विस एज वेल। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? कैश में जमा कर सकते हो। फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑन जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है टू ट्रांसफर एनी अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर अंडर सीजीएसटी एक्ट टू द ई कैश लेजर ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ी लिया था, 49 सबसेक्शन 10 के अंदर देखा था। पावर थी एक जीएसटीएन से दूसरी जीएसटीएन और एक जीएसटीएन से दूसरे स्टेट में जो आपका एस्टेब्लिशमेंट था ट्रांसफर कर सकते थे। सीजीएसटी का सीजीएसटी में, सीजीएसटी का किस में? आईजीएसटी में, लेकिन सीजीएसटी का एसजीएसटी में नहीं कर सकते थे। और खास बात है, अगर आपकी कोई अनपेड कोई भी लायबिलिटी थी तो आप क्या नहीं कर सकते थे? ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो वो तो हमने देख लिया था। अब देखिए क्या कौन कौन से इसके थ्रू आप ई कैश में जमा करा सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग, ऑथराइज्ड बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड बैंक, ठीक है। यूपीआई तो एनी बैंक से हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस एनी बैंक से हो जाएगी, एनईएफटी आरटीजीएस वो भी किससे होगा? एनी बैंक से होगा। ओटीसी जो ओवर दी काउंटर हम बोलते हैं, ओवर दी काउंटर बोलते हैं मतलब कैश हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, अप टू कितना है? 10,000 क्या है पर टैक्स पीरियड, इतना हम क्या कर सकते हैं? जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। इतना हम जमा करा सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत विशेष बात नहीं थी ये। और आइए अब देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताई हुई है, सब जगह लास्ट डेट एरर को, ओमिशन को रेक्टिफाई करने की क्या हो गई है? 30 नवंबर हो गई है, ठीक है। क्रेडिट नोट की डिटेल को देने की एक्सटेंडेड टाइम लिमिट भी क्या हो गई है? 30 नवंबर हो गई है। जीएसटीआर 1 में आपके कोई भी क्या है? एरर ओमिशन हो गई, उसको रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट 30 क्या है? नवंबर हो गई है, ठीक है। आपका जो रिटर्न है उसके अंदर एरर ओमिशन है, उसको रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट क्या हो गई है? 30 ऑफ नवंबर हो गई है। आईटीसी को अवेल करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट भी क्या हो गई है? 30 ऑफ नवंबर हो गई है। आपका जीएसटीआर जो क्या होता है? जीएसटीआर क्या होता है? 8 होता है टीसीएस वालों का। किसका? टीसीएस स्टेटमेंट होता है, इसमें एरर ओमिशन है, तो इसको भी रेक्टिफाई करने की लास्ट टाइम लिमिट कितनी हो गई? 30 ऑफ नवंबर हो गई है। तो एज सच कुछ विशेष बात नहीं है। लास्ट डेट अप टू विच द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलाउड इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का जूस है जीएसटीआर कौन सा होगा? 8 हो गया। फर्निश्ड बाय ईसीओ, ईसीओ का जूस निकालू तो सेक्शन कौन सा है? 52। ध्यान रखिएगा 9 सब सेक्शन 5 में जो ईसीओ दिए हैं उन पे टीसीएस नहीं होता है, क्योंकि वहां एंटायर टैक्स ही ईसीओ को पे करना पड़ता है, तो उन पे टीसीएस नहीं होता। बाकी टीसीएस क्या होता है? सेक्शन 52 मंथली फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 8 अगले महीने की कौन सी तारीख तक? 10 तारीख तक। और एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर कौन सा? 9B, जिसकी लास्ट डेट होती है बिफोर होती है बिफोर 31 ऑफ कौन सा? दिसंबर। ऑन और बिफोर नहीं लिखा, वहां लिखा है बिफोर 31 ऑफ क्या लिखा है? दिसंबर लिखा है। और मंथली स्टेटमेंट होता है जीएसटीआर 8 अगले महीने की 10 तक। और एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, ये क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल स्टेटमेंट होता है बिफोर 31 ऑफ कौन सा होता है? दिसंबर होता है। तो इसमें अगर कुछ एरर है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी अप टू 30 ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो सेक्शन 52 है, सेक्शन 52 के अंदर क्या है? ईसीओ को लेके दिया हुआ होता है। स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर किससे? 8 से इलेक्ट्रॉनिकली अगले महीने की कौन सी तारीख तक? अगले महीने की 10 तारीख तक हमको क्या करनी पड़ती है? उसकी फर्निशिंग करनी पड़ती है। अगर उसके अंदर कोई भी हमारे क्या होती है? डिस्क्रिपेंसी, एरर, ओमिशन आती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम उसको अब रेक्टिफाई कर सकते हैं अप टू 30 ऑफ नवंबर, 30 ऑफ नवंबर। और एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर, एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो गई 30 ऑफ नवंबर। और एनुअल स्टेटमेंट कौन सा? जीएसटीआर 9B, ओके। विच एवर इज अर्लियर तक आप अपनी मिस्टेक को कर सकते हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपकी ओमिशन, ठीक है, आपकी एरर ओमिशन फाइंड आउट होती है ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग, तो उस केस में आप खुद से अब अपनी मिस्टेक को क्या नहीं कर सकते? रेक्टिफाई नहीं कर सकते।
ना तो आप रिटर्न में कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते। अगर ये फाइंड आउट होती है किसमें, स्क्रूटनी में, ऑडिट में, इंस्पेक्शन में, एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग के अंदर, तो आप खुद क्या नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। एल्स आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो जीएसटीआर 8 के अंदर, और मैक्सिमम टाइम लिमिट उसकी कर दी गई है 30th ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। और जो पहले जो थी वो तो एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज कौन सा है, अर्लियर है। तो ये हमने यहां पर क्या देख लिए, अमेंडमेंट क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। ओके, एक फर्स्ट हमको अमेंडमेंट दिया है, ये तो हमारा पहले का ही है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना। रूल 86 में ना, अगर आप फ्रॉड करके क्या लेते हो, आईटीसी लेते हो, या फिर कौन सा आईटीसी लेते हो, इन एलिजिबल आईटीसी लेते हो, तो कमिश्नर के पास में पावर है, कमिश्नर के पास में पावर है कि वो आपके आईटीसी के यूटिलाइजेशन पे क्या कर सकता है, ब्लॉकिंग कर सकता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन पे, अवेलमेंट पे नहीं, यूटिलाइजेशन पे क्या कर सकता है, ब्लॉकिंग कर सकता है। तो कमिश्नर के पास में पावर है, और ये वो तभी करेगा जब उसको रीजन टू क्या होगा, बिलीव होगा। रीजन टू क्या होगा, बिलीव होगा, तभी वो क्या करेगा, ब्लॉकिंग करेगा। और ब्लॉकिंग किस पे करेगा, यूटिलाइजेशन पे करेगा, अवेलमेंट पे नहीं करेगा, यूटिलाइजेशन पे करेगा। जब उसको लग रहा है कि आपने इन एलिजिबल कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करा, सप्लाई रिसीव नहीं हुई, टैक्स इनवॉइस आपके पास में है नहीं, फ्रॉड करके आईटीसी ले रहे हो बिना सप्लाई के, मतलब सप्लायर ही नहीं है, ठीक है ना, सप्लायर वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता है, या फिर वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है, तो रीजन टू बिलीव होगा, तो वो क्या कर सकता है, यूटिलाइजेशन पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉकिंग कर सकते हैं। ये पावर कमिश्नर के पास है, और कमिश्नर इसको नीचे वालों को भी दे सकता है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे को नहीं दे सकता, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा है, असिस्टेंट कमिश्नर। और इसके लिए इन्होंने लिमिट भी तय कर दी है। लिमिट क्या है, ठीक है, लिमिट क्या है, अगर क्या है, नॉट एक्सीडिंग 1 CR है, ठीक है ना। अगर आपने फ्रॉड करके और इन एलिजिबल आईटीसी लिया है, फ्रॉडेंटली और इन एलिजिबल आईटीसी लिया है, जिसका टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो ये पावर किसके पास होगी, एसीडीसी, क्योंकि एसीडीसी से नीचे बिलो रैंक के ऑफिसर को डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर कौन सा हो गया, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। और 5 करोड़ से ज्यादा है तो कौन हो जाएगा, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। तो ये तो हो गया एसीडीसी हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, और ये हो गया कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, अप टू 1 करोड़ तक टोटल अमाउंट ऑफ फ्रॉड करके आईटीसी और इन एलिजिबल आईटीसी। ओके, 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक, और ये 5 करोड़ से ज्यादा रूल कौन सा होता है, 86 क्या होता है, ए होता है। तो आपके डेबिट करने को क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट करने को डिसअलाउ कर देंगे, उस पे क्या लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उस पे क्या कर देंगे, ब्लॉकिंग कर देंगे। तो वो पावर किसके पास है, कमिश्नर, और कमिश्नर से बिलो रैंक के ऑफिसर के क्या है, पास में, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा, असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा, असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहां पर हमने पेमेंट ऑफ टैक्स के हर एक वर्ड का यहां पर क्या निकाल लिया, आपके लिए जूस निकाल लिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।